नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम हरिवंश राय बच्चन के काव्य के संदर्भ में बात कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम हालावाद और बच्चन, हरिवंश राय बच्चन के काव्य में जो हालावादी प्रवृत्ति हमें दृष्टिगोचर होती है उसके बारे में बात करेंगे। हाला जो शब्द है, इसका हम अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो हाला का अभिप्राय होता है शराब, मदिरा, सोम इत्यादि। बच्चन जी ने जब इस शब्द का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है, वहाँ हालावादी कविताओं में इसे गंगाजल, हिमजल, प्रियतम, सुख का स्थल, जीवन के कठोर सत्य, क्षण भंगुरता आदि एक प्रतीक रूप में इस शब्द को उन्होंने लिया है। उन्होंने अपने काव्य के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ शराब या सुरा की अपेक्षा इसका प्रतीकवादी अभिप्राय है वह ग्रहण किया है। ये जो हालावादी काव्य है, इसे हिंदी के अंतर्गत इसमें शब्दकोश के माध्यम से इसे अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो इसमें कहा गया है कि वैसा साहित्य विशेषतः काव्य की वह प्रवृत्ति या धारा जिसमें हाला या मदिरा को वर्ण विषय मानकर काव्य रचना हुई हो। साहित्य की इस धारा का आधार उमर खयाम की जो रुबाइयाँ हैं वह रही है। उमर खयाम जो शायर हैं, उनके द्वारा लिखी जो रुबाइयाँ हैं वह मुख्यतः इस हालावादी प्रवृत्ति का आधार रही है। हालावाद के लिए डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि व्यक्ति कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, जिसने प्रगतिवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह व्यक्तिक कविता आदर्शवादी और भौतिकवादी, दक्षिण और वाम पंक्ष विचारधाराओं के बीच का एक क्षेत्र है। हालावाद के जनक एवं प्रमुख जो कवि हैं, उसमें जो बात आती है वह सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हालावाद के जो प्रमुख कवि हैं वह हरिवंश राय बच्चन है इसके जनक, और यही हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन के अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नरेंद्र शर्मा आदि प्रमुख हालावादी कवि हैं। इस संदर्भ में जब हम कह रहे हैं कि नगेंद्र ने कहा है कि ये छायावाद की अनुजा है, तो इसका अभिप्राय यह है कि छायावाद की जो प्रवृत्ति साहित्य में चल रही थी, उसके पश्चात हालावाद की ये प्रवृत्ति साहित्य में प्रवेश करती है। ये बदलाव कैसे होता है? तो इस संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि छायावादी जो काव्य था वह व्यक्तिक काव्य, उसमें अधिकता प्रधानता व्यक्तिकता की थी, और उसका एक पक्ष स्वच्छंदतावाद भी था, और ये स्वच्छंदतावाद आगे जाकर प्रखर रूप में हमें व्यक्तिवादी काव्य के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई देता है। इस काव्य में, किसमें? हालावादी काव्य में जो ये व्यक्तिवादिता थी, इसे पूर्ण रूप से काव्य में स्वरों में संजोया गया और इसे और अधिक विकसित किया गया। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि छायावाद के भीतर ही हालावादी काव्य के बीज भी निहित थे, और इसे ही व्यक्तिक कविता, हालावाद, नव्य स्वच्छंदतावाद, उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम और मस्ती के काव्य आदि संज्ञाओं से अभिहित किया गया। कुछ इतिहासकार और आलोचक ऐसे भी हैं जो कि व्यक्ति चेतना से बने हुए इस काव्य धारा को हालावाद का नाम इस कारण से दे दिया गया क्योंकि इसमें मस्ती, अल्हड़ता, अक्खड़ता है। जिस प्रकार से शराब के नशे के पश्चात मस्ती, अल्हड़ता और अक्खड़ता उत्पन्न होती है, वैसी ही अक्खड़ता, अल्हड़ता, मस्ती इस काव्य में भी हमें दृष्टिगोचर होती है, इसलिए नाम दे दिया गया। तो इस आधार पर भी यदि इस नाम की बात कही जाए तो ये अनुपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हालावादी कवि हैं उन्होंने इस प्रकार की मस्ती और अल्हड़ता अपने काव्य में अभिव्यक्त की है। यदि हम हालावादी कविता को अध्ययन करते हैं तो इसके हमें दो पक्ष दिखाई देते हैं। एक जो व्यक्तिवादिता तो है इसमें,
लेकिन उस व्यक्तिवादिता के भी दो हमें रूप दिखाई देते हैं। एक रूप तो वह है जब वह व्यक्तिवादिता विशुद्ध भौतिक है, और दूसरे उस व्यक्तिवादिता का जो रूप है वह आध्यात्मिक व्यक्तिकता है, आध्यात्मिक व्यक्तिवाद है उसमें। और यदि हम भौतिक व्यक्तिवाद की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन में हालावाद का ये पूर्ण भौतिक रूप हमें अधिक दृष्टिगोचर होता है, और दूसरी तरफ भगवती चरण वर्मा है, उसमें हालावाद का आध्यात्मिक जो पक्ष है वह उभर कर आता है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन को ही माना जाता है, क्योंकि इनकी कविता में ये हालावाद का सर्वाधिक निखरा, प्रखर और प्रभावी स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अब अगर बात की जाए कि हालावाद छायावाद से उत्पन्न हुआ है, परंतु इस धारा को विकसित होने में कौन सी पद्धतियों का, कौन से साहित्य का प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हालावादी काव्य पर जो फारसी साहित्य है उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। फारसी के हालावादी साहित्य में प्रसिद्ध नाम है उमर खयाम का, और उनके द्वारा जो लिखी रुबाइयाँ हैं उनका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। बच्चन जी ने भी ये अनुवाद पढ़ा और उसके आधार पर उमर खयाम की मधुशाला उन्होंने लिखी। उसके साथ ही उसके बाद में उन्होंने स्वयं अपनी स्वतंत्र रूप से मधुशाला भी उन्होंने लिखी। पहली जो उन्होंने मधुशाला लिखी थी वह उमर खयाम की जो रुबाइयाँ थी उनके ही अनुवाद का जो रूप था अंग्रेजी में, उसके आधार पर उन्होंने वह उमर खयाम की मधुशाला लिखी थी। प्रारंभ की उनकी जो कविताएं हैं उसमें जो हाला है वह उनकी अनुभूति का, काव्य अनुभूति का प्रतीक है, और उसके पीछे धर्म, समाज, वर्ग आदि के बंधनों से परे जीवन की एक मस्ती थी, और जो थोथा एक आध्यात्मवाद है, धर्म है, उसके प्रति व्यंग्य की परिपुष्टि भी उस कविता में हमें दृष्टिगोचर होती है। बीच के उनके जीवन के जब चरण आए, जब उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, उस समय वह निराशावादी हो जाते हैं। ये निराशा भी उनके काव्य में सच्चाई के साथ अभिव्यक्त होती है। बच्चन ने हाला का जो गुणगान, हाला अर्थात सुरा का, सरा का जो गुणगान किया है वह अलंकारिक रूप में किया है। फिर भी ऐसा जिस तरीके से, जिस तल्लीनता से वह हाला का गुणगान करते हैं, कहीं कहीं ऐसा आभास होता है कि वास्तविक हाला की स्तुति भी वहां पर हमें सुनाई देती है। ये कुछ हालावाद के इतिहास से संबंधित बातें हैं। हालावाद के प्रमुख कवि, प्रवर्तक, जनक इत्यादि की हमने बात कही। इन हालावादी कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हरिवंश राय बच्चन ही हुए। बच्चन के जो रचनाएं, हालावादी रचनाएं हम देखते हैं, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, दो चट्टानें, हलाहल, मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका इत्यादि अनेक रचनाएं उन्होंने हालावादी काव्य को देखकर, लिखकर लिखी है। भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नरेंद्र शर्मा इत्यादि की कविताओं में भी हमें इस हालावाद के प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। जब हम हालावाद की विशेषताओं की बात करते हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो हालावादी काव्य को अन्य काव्य प्रवृत्तियों से अलग करती है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जीवन के प्रति व्यापक दृष्टि का इन कविताओं में अभाव है। जो जीवन का एक सार्वभौमिक, सार्वकालिक एक दृष्टिकोण होता है, वह दृष्टि इन हालावादी कवियों में हमें दिखाई नहीं देती है। जीवन के प्रति जो विराटता है वह इन कवियों में नहीं दिखाई देती है। आध्यात्मिक अमूर्तता तथा लौकिक संकीर्णता का इन्होंने विरोध किया है। बच्चन की कविताओं में भी हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिकता के कारण जो रहस्यात्मकता छायावादी काव्य में थी उसका भी इन कवियों ने विरोध किया है। वह अमूर्त आध्यात्मिकता इनके अनुसार साहित्य का, अनुभूति का विषय नहीं हो सकता। जो अनुभवजन्य है वही अभिव्यक्ति की बात वह ये कवि करते हैं। धर्मनिरपेक्षता, हालावादी कवि संपूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष कवि हैं,
क्योंकि उन्होंने जो अनुभव किया कि एक मधुशाला ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी धर्म के लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। मेल कराने का कार्य, धर्मों के बीच मेल कराने का जो कार्य है वो मधुशाला करती है। इसलिए इनकी ये जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि है ये इनकी कविताओं में अभिव्यक्त होती है। जीवन सापेक्ष दृष्टिकोण है। हालावादी कवि हैं, वह जीवन से परे जाकर निवृत्ति मार्ग की तरफ उन्मुख होकर अपनी कविताओं की, अपने काव्य की रचना नहीं कर रहे। इस समाज के बीच बैठकर समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को अपने भीतर अनुभव करते हुए, धारण करते हुए वे काव्य रचना की ओर प्रवृत्त होते हैं। द्विवेदी युगीन नैतिकता और छायावादी रहस्यात्मकता का परित्याग भी हालावादी कवियों में हमें दिखाई देता है। द्विवेदी युगीन जो काव्य आदर्शवादी काव्य था, जिसमें एक उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति जो दिखाई देती है, जिसका परिष्कार, जिसका निवारण छायावादी कविता करती है। लेकिन इस छायावादी कविता में भी जो रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति है, जो आत्मा और परमात्मा, ईश्वर की छाया, प्रकृति में ऐसी बातें कहने की जो कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित हो रही थी, हालावादी कवि उस रहस्यात्मकता का भी विरोध करते हैं। वह इस संसार के बीच बैठकर संसार के भीतर ही आनंद उल्लास की कविता लिखते हैं। स्वानुभूति और तीव्र भावावेग है। इन कवियों ने जो अभिव्यक्त किया है वह स्वयं अपनी अनुभूति को उन्होंने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। उल्लास और उत्साह इन कविताओं में पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होता है। जहाँ कहीं इनका दुख अभिव्यक्त हुआ है, उस दुख से उबर कर पुनः उल्लास और मस्ती भी इन कवियों ने अभिव्यक्त की है। जीवन के प्रति सकारात्मकता हालावाद की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। बहुत बड़ी बड़ी बाधाओं के पश्चात भी जल्दी से उठकर आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वह हालावादी कविता की विशेषता कही जा सकती है। हालावादी कवि निराश होकर बैठकर रहने वाले कवि नहीं हैं। ये जीवन के दुखों को शीघ्रता से समाप्त करके आगे सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ने वाले कवि हैं। जीवन का जो लक्ष्य है इन कवियों में स्पष्ट है। ऐसा कोई उद्देश्य इन्होंने कविता के माध्यम से अपने सामने नहीं रखा है जो अप्राप्य हो। जीवन में उत्साह, आनंद, खुशी, उल्लास, ये इनके जीवन के लक्ष्य हैं और ये जीवन के लक्ष्य इनकी कविताओं में सहर्ष रूप से अभिव्यक्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हालावाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं बच्चन की कविताओं में हमें दृष्टिगोचर होती है और बच्चन एक श्रेष्ठ हालावादी, एक प्रतिनिधि हालावादी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। आगे चलकर इनका जो हालावादी काव्य है वह प्रगतिवाद की तरफ उन्मुख हो जाता है, लेकिन जो इनकी आरंभिक रचनाएं हैं, आरंभिक रचनाओं का भी एक बहुत बड़ा जो उनकी कृतित्व का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वह इस वाद से जुड़ा हुआ ही प्रतीत होता है। आत्मानुभूति, धर्मनिरपेक्षता, जीवन के प्रति उल्लास, उत्साह, निराशा को शीघ्रता से समाप्त करने की प्रवृत्ति, ये जो सब है, ये सब चीजें हमें इनकी कविताओं में मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश में मुख्य रूप से अभिव्यक्त होती हुई दिखाई देती है। इन्होंने हरिवंश राय बच्चन ने जो कि अपने जीवन का जो लक्ष्य स्पष्ट है, ये छाया हालावाद की प्रमुख विशेषता है। बच्चन के काव्य में भी जीवन का ये जो सुख दुख, आशा निराशा और प्रेम द्वेष का कलापूर्ण जो अंकन है वह इनकी कविताओं में दिखाई देती है। जब बच्चन कहते हैं, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ दिखलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। तो जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करने की जो बात है वह बच्चन यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से निशा निमंत्रण, एकांत संगीत की कविताओं में भी हालावादी जो प्रवृत्ति है उसकी जो गंभीरता है
वह इन कवियों में दिखाई देती है। कवि अपनी स्वयं की अनुभूति अभिव्यक्त करता है, और ऐसी स्वयं की अनुभूति जब बच्चन की स्वयं की पत्नी का देहांत होता है तो वह निराशा इनकी कविताओं में अभिव्यक्त हुई है। ध्वनित धरातल और गगन है, राग नहीं यह क्रंदन है, टूटे प्यारी नींद की किसी की, इसने कंठ करुण निज खोला, मध्य निशा में पंछी बोला। तो यहाँ अपने स्वयं के दुख को अभिव्यक्त करने की जो प्रवृत्ति है छायावादी जो हालावादी जो विशेषता है उसके अनुकूल है। आकुल अंतर में कवि ने अपनी अनुभूति का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि प्रस्तुत ये समस्त विशेषताएं बच्चन के काव्य में सजगता के साथ अभिव्यक्त हुई है। तो हमने आज के इस व्याख्यान में हालावादी कविता का इतिहास, उसके प्रमुख कवि, उसके प्रवर्तक, उसकी विशेषताएं और उन सब के संदर्भ में हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का अवलोकन किया। धन्यवाद।